डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में खानाबदोश साम्राज्य यानी कि चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर्स पे काफ़ी डिस्कशन की है और हमने देखा है कि कैसे चिंगेज़ खान ने अलग अलग इलाकों पे अपना कब्ज़ा किया है, किस किस तरीके से उसने शहर तबाह किए थे, क्या क्या उसकी मतलब अचीवमेंट्स रही, उसकी क्या क्या पॉलिसीज़ रहीं। मैप के थ्रू मैंने आपको बताया है काफ़ी कुछ। आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने इस चैप्टर को आज हम ख़त्म कर दें। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे ख्वाराज़म एम्पायर को उसने मतलब अपने कब्ज़े में लिया था और किस तरीके से उसके ख्वाराज़म एम्पायर का जो रूलर था उसने अपना जो उत्तराधिकारी था जलालुद्दीन उसको अपने सक्सेसर अपना मतलब अपना अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके किस तरीके से उन्होंने मंगोल्स के अगेंस्ट काफ़ी देर तक लड़ाई जारी रखी। लेकिन जलालुद्दीन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, उसके बच्चे भी मार दिए गए और अल्टीमेटली 1231 में उसका भी मर्डर हो गया और उसकी आर्मी जो थी वो फिर तितर एक तरीके से बिखर गई और उसके बाद मंगोल्स के ऊपर ख्वाराज़म ख्वाराज़म प्रिंस की तरफ से कोई ख़ास, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं हुआ था, बट कोई ख़ास उसकी तरफ से कोई लड़ाई हुई नहीं, क्योंकि कोई इफ़ेक्टिव लीडरशिप रही ही नहीं। जलालुद्दीन के भी मरने के बाद कोई इफ़ेक्टिव लीडरशिप रही नहीं। हालांकि उसकी जो सेना थी, जो 500 के करीब लोग बचे थे, तो उन्होंने कोशिश की थी, पर चिंगेज़ खान के आगे कोई भी टिक नहीं पाया था। आगे चलते हैं ख्वाराज़म एम्पायर से। एक ये टर्म आती है कनद, जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इसका मीनिंग जानना। इस तरह के जो एरियाज़ होते थे, जब मैं एग्जांपल लूँगी, जब से आप ख्वाराज़म की बात मैं करती हूँ, हमने देखा कि कई शहर जैसे कि निशापुर हैं, उसमें सारे के सारे किस तरीके से मंगोलों ने एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को, इनफैक्ट जानवरों तक को मार के पूरे का पूरा शहर तबाह कर दिया, पूरा शहर वीरान कर दिया। ऐसे ही कई शहरों में क्या हुआ था, जिस तरह से मंगोलों ने लोगों को मारा, कई कई शहर तबाह जो कर दिए, वहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर होता था, जैसे कि फसल होती थी, वो इन शहरों में जो फसल होती थी वो इरिगेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी। इरिगेशन का मतलब था कि कुछ कैनाल्स बनाई गई होंगी ताकि खेतों में पानी दिया जा सके जब भी ज़रूरत पड़े, और वो जो कैनाल्स होती थी उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। उनको मेंटेन करने के लिए होती थी पेजेंट्री। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एरो के थ्रू बताया है, एग्रीकल्चर इरिगेशन पे डिपेंडेंट था, और इरिगेशन के लिए हमें एक अंडरग्राउंड कैनाल्स, जिसकी टर्म यहाँ पे कनद दी गई है, कनद जो होती थी बनाई जाती थी, और जो पेजेंट्री थी उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करती थी, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। पर जिन जिन शहरों में सारी की सारी इन्होंने मतलब आप कह सकते हैं लोगों को ही मार दिया, जहाँ शहर ही वीरान कर दिए, वहाँ इन कैनाल्स की फिर से मेंटेनेंस तो हो नहीं सकती थी। जब मेंटेन करने वाले ही जिंदा नहीं बचे तो मेंटेन कौन करता? या तो वो लोग मार दिए गए, या वो लोग अपनी जान बचा के उन शहरों से भाग गए। तो अब इन कैनाल्स की कोई मेंटेनेंस नहीं, जो करने वाले थे उनको वो ख़त्म हो गए। तो ऐसे ऐसे एरियाज़, जिनमें एक एग्जांपल आप एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, खुरसान करके एक जगह है, ऐसे ऐसे एरियाज़ में फिर डेज़र्ट जैसे मतलब रेगिस्तान जैसे स्थिति उत्पन्न हुई, और वहाँ पे धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ज़मीन जो है वो रेगिस्तान की तरफ रेगिस्तान बनने लगी। और खुरसान के ऐसे कई इलाके हैं जो आज भी इस तरीके की जो तबाही मचाई गई थी उससे उभर कर आ नहीं सके हैं। वाकई कई इलाके रेगिस्तान में तब्दील हो गए हैं, और इस तरीके के मतलब जो तबाही मंगोलों ने मचाई थी उसके नुकसान से अभी तक बाहर आ नहीं पाए हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था जानना, क्योंकि इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से कई शहरों में काफ़ी तबाही मची है, और उसका ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसीलिए शायद ये टर्म स्पेशली आपकी किताब, हमारी किताब में, एनसीईआरटी में दी गई है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं
कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पे जो मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस कर लें और हमारे लिए लर्न करना जो इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहली टर्म तो आप सब जानते हैं, क्वेरलताई क्या थी। मंगोल्स की असेंबली होती थी, मंगोल चीफ्टेन्स की जो असेंबली होती थी जिसमें बड़े ख़ास फैसले लिए जाते थे, जैसे चंगेज़ खान के जाने के बाद चारों बेटों में से कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। वैसे तो चंगेज़ खान ने अपने मरने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसका तीसरा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होगा। पर जैसे कुछ भी अहम फैसले होते थे जो मंगोल फैमिली को अगले साल के लिए कैसे कैंपेन्स करने हैं, कैसे हंट करना है, या जो 1206 में एक हुई थी कुरताई जिसमें चंगेज़ खान को खान का दर्जा दिया गया था, जो काफ़ी अहम फैसले होते हैं जिसमें सारे मंगोल चीफ्टेन्स आते हैं, उस असेंबली को हम कुरताई कहते हैं। तमाम मिलिट्री कंटिंजेंट्स, नोयान, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं बड़ी डिटेल में आपको डेसिमल सिस्टम जब मैं आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है आर्मी में, जो चंगेज़ खान ने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें मैं आपको ये और डिटेल में समझाऊंगी। तुमान, वो भी उसी डेसिमल सिस्टम आर्मी का ही एक हिस्सा है। जो सबसे बड़ी टुकड़ी जो सेना की होती थी जिसमें 10,000 सैनिक होते थे, उसे त्युमान एक टर्म दी गई है। ये एक टैक्स कुबचू टैक्स होता है जिसमें अब मंगोल्स जो थे वो बहुत जाने माने थे अपनी कई चीज़ों के लिए। एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उनका मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा माना हुआ था, मतलब जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी सक्सेसेस, आधे से ज़्यादा जो जंग वो जीतते थे कोई भी, उसकी वजह तो उनका ये मिलिट्री डिसिप्लिन ही होता था कि जो चंगेज़ खान ने कह दिया उस पर कोई सवाल नहीं। और चंगेज़ खान एक बहुत ही काबिल लीडर था जिसे पता होता था कि कोई भी लड़ाई कैसे जीती जाती है। इसी वजह से चंगेज़ खान के आगे इन्होंने काफ़ी सारी जंग जीती हैं, हारे भी हैं लेकिन काफ़ी हद तक जीते हैं, काफ़ी हद तक। उसके बाद अगला है कोरिया सिस्टम। अब ये इन्होंने जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया था उसमें इन लोगों को एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपके को मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में एम्पायर के खबर टाइम से मिलती जाए कि भाई किसी ने अगर आपके खिलाफ विद्रोह किया है या कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, आप कहीं अपने एम्पायर के किसी कोने में हो तो आपको दूसरे कोने से ठीक टाइम समय पे खबर मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका ये जो सिस्टम होता है ना, आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो डेवलप होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी का एक हिस्सा था ये टैक्स, कुबचू टैक्स, जो कि एक 1/10 ऑफ हर जो मंगोलिया में इन मंगोल के लोग देते थे, इनको मंगो अपने रूलर्स को देते थे। अगली टर्म है याम यानी कि कुरियर सिस्टम। अब कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए अगर आपने इतना बड़ा एम्पायर संभालना भी है, एक छत्र जिसमें चंगेज़ खान का राज भी था, तो उसे मेंटेन करने के लिए ये टैक्स था और ये कुछ टर्म्स उससे रिलेटेड थी। कनद, अंडरग्राउंड केनाल्स, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है कि क्या थी। अच्छा, अगला जो है ये देखिए, ये टैक्स, ये अब होता क्या था, चंगेज़ खान ने जो इतना अलग अलग इलाकों को अपने कब्जे में लिया था, अपने कंट्रोल में लिया था, उसमें उसने काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स भी की थी। जैसे कि सबसे अनोखी बात तो ये थी कि पहले जो था, जो ट्रेड होता था सिल्क रूट जो चाइना का है, पहले वहीं पे डोमिनेट होता था। लेकिन जैसे जैसे मंगोल मतलब इसका राज फैला, वैसे वैसे इनके जो ट्रेडिंग सिस्टम है, मतलब सिर्फ चंगेज़ खान की बात नहीं है, उसके जो सक्सेसर्स हैं उसमें ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये और मजबूत होता गया। अब जो है ट्रेड सिर्फ एक पर्टिकुलर सिल्क रूट पे ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न मंगोलिया तक भी रूट्स जो थे वो जाने लगे थे। उसके लिए जो कुछ मतलब इनको कभी ट्रेडर्स को टैक्स भी पे करना पड़ता था और कुछ मतलब जो जैसे ट्रैवलर्स होते थे उनको पास भी इशू होता था। तो ये चीज़ें भी अब यहाँ पे नई हमें देखने को मिलती हैं जो कि पहले नहीं थी। अब आता है आपका जो इस स्लाइड पे अब हम डिस्कस करेंगे डेसिमल सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी चंगेज़ खान के टाइम पे जो उसने डेसिमल। अब हम ये नहीं कहते कि चंगेज़ खान इस पर्टिकुलर सिस्टम का जन्मदाता था, नहीं। डेसिमल सिस्टम जो जिसमें ट्रूप्स ऑर्गेनाइज होते थे, ये पहले भी पता होता था, पहले से ही ये जो तरीका था ये
लोगों के मतलब जानकारी में था, हिस्ट्री में ये नोन था। लेकिन चंगेज़ खान का नाम ख़ास तौर पे इसके लिए आता है क्योंकि इसने इसको बड़े ही इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज़ किया था और इसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाया था हर तरह की जंग को जीतने में। देखिए, ये नोयान एक टर्म तो ये है कि नोयान जो टर्म है, इसका मतलब होता है कैप्टन ऑफ एन आर्मी यूनिट, नोयान का मतलब। अब इसके साथ जो ये टर्म लगी हुई है, ये इसका मतलब हो जाता, ये टर्म आपको बताएगी कि भाई कितने सोल्जर्स, 10 सोल्जर्स हैं, 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 है। अब ये जो नोयान है कि कैप्टन तो है पर कितने सोल्जर्स का, 10 सोल्जर्स का। अब जो टर्म हमें याद रखनी है वो है 10 सोल्जर्स में का जो टर्म है वो अरबान याद रखनी है, 100 की यागुन याद रखनी है, 1000 की मिंघम याद रखनी है, 10,000 की ट्यूमिन याद रखनी है। हमें ये टर्म्स याद रखनी है। ये नोयान के साथ जो ये टर्म है ये तो सिर्फ इंडिकेट कर रही है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से भी है, आप सिर्फ इसको देख लो सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। लेकिन आप याद ये रखो कि चंगेज़ खान ने अपनी जो सेना है उसको 10, 100, 1000, 10,000 के उसमें नंबर्स में डिवाइड कर रखा था और हर ग्रुप का एक इमीडिएट जो लीडर हो, जो कैप्टन होता था, वो अपने सीनियर को, अपने इमीडिएट सीनियर को खबर देगा, उस वो फिर अपने सीनियर को ऐसे ऐसे करते करते उसने अपनी आर्मी की यूनिट्स को डिवाइड कर रखा था। मतलब ये 10 सोल्जर्स इकट्ठे की जो यूनिट्स होती थी उनको इकट्ठा करके 100 सोल्जर्स की यूनिट बनती थी। उनका कोई अपना एक लीडर होता था जिसको ये टर्म दी गई है, यागुन दी गई है। उसके बाद वो कई 100 इकट्ठे होंगे तो 1000 बनेंगे। इस तरीके से उसने बनाया था। और ये जो 10,000 सोल्जर्स वाली यूनिट है, जब नाइमन्स के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, जो नाइमन्स के साथ अगर आपको याद हो काफ़ी सारे ट्राइब्स अलाइड हुए थे, मिले थे, और मैंने आपको ये बताया था कि न्यूमेरिकली वो बहुत ज़्यादा थे चंगेज़ खान से। चंगेज़ खान के पास जितनी आर्मी थी उससे कहीं ज़्यादा थे। तो जब नाइमन्स के अगेंस्ट चंगेज़ खान ने युद्ध जीता था तब ये 10,000 की यूनिट, उसके बाद 10 नंबर ऑफ सोल्जर्स जैसे बढ़ गए तो तब उसने ये 10,000 वाली यूनिट्स बनाना शुरू की थी, उससे पहले ये नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं हम चंगेज़ खान और उसके उत्तराधिकारियों की। चंगेज़ खान के 4 बेटे अपनी प्रिंसिपल वाइफ से थे। वैसे तो कई बेटे थे पर जो उसकी पहली वाइफ थी पोर्ते, जिसको हम प्रिंसिपल वाइफ के नाम से भी मतलब जो उसकी प्रिंसिपल वाइफ थी, जो मेन वाइफ थी, उन 4 बेटों में उसने अपने जीते हुए मतलब उसने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं इन 4 बेटों को क्या क्या दूंगा। अच्छा, पहला सबसे बड़ा बेटा था जोची, फिर चागताई, ओगोदेई ये जो तीसरा बेटा था, इसने चंगेज़ खान को सक्सीड किया था। चंगेज़ खान के टाइम पे ये मान्यता थी कि भाई सबसे बड़ा बेटा, जैसे कि पहले मंगोल ट्राइब्स में होता था कि सबसे बड़े बेटे को ही बाप का एक तरीके से राज मिलता था, लेकिन अब चंगेज़ खान ने इसको बदल के ये किया था कि जो सबसे काबिल होगा उसी को राज मिलेगा, या वो अपने पिता का सक्सेसर वही बेटा बन सकता है जो कि सबसे काबिल हो। तो ओगोदेई उसकी नज़र में बहुत काबिल, मतलब अपने बाकी भाइयों के मुकाबले बेहतर था, तो इसीलिए उसने चंगेज़ खान की गद्दी संभाली। चौथा तोलुई, मंगोलियों के रिवाज के मुताबिक जो पिता का घर या एंसेस्टर होमलैंड होती थी, ठीक है, वो सबसे छोटे बेटे को दी जाती थी। तो इसीलिए तोलुई को एंसेस्ट्रल लैंड्स मिली थी, जो चंगेज़ खान का अपना, मतलब जो इनका अपना घर था या अपना इलाका था जो ओरिजिनल था। जो और इनके यहाँ एक और रिवाज भी था कि जैसे अगर इनके इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसके 4 बेटे हैं, तो 4 में से जो सबसे बड़ा है उसको सबसे दूर का इलाका, उसके बाद उससे कम दूरी पे दूसरा बेटा, उससे कम दूरी पे तीसरा, और उससे भी कम दूरी पे चौथा। चौथे को मतलब चौथा क्योंकि जो सबसे छोटा बेटा उसको घर मतलब एंसेस्ट्रल लैंड्स मिलेगी। तो ये मंगोलियों का रिवाज था। तो जोची हालांकि चंगेज़ खान से पहले ही ख़त्म हो चुका था, पर चंगेज़ खान ने और उसके बेटों ने, उसके बाकी 3 बेटों ने जो इलाका जोची के लिए सोचा था चंगेज़ खान ने, उस इलाके को जीत के जोची के सक्सेसर्स को, उसके जो परिवार वाले थे उनको, मतलब उनके हिस्से में दिया, उनको जीत के दिया। और ओरिजिनली क्या था, जोची के लिए इन्होंने रशियन स्टेप्स, मतलब जो घास के ये रशिया का जो इलाका था, रशिया का कुछ इलाका था, वो दिया, इन्होंने जीता और वो जोची को के मतलब वंशजों को दिया, उसके परिवार को दिया। और जो जोची के डिसेंडेंट्स थे उन्होंने फिर आगे वो इलाका और बढ़ा बढ़ा के प्रॉपर, आप अगर आप मैप देखोगे एनसीईआरटी में आपको देखोगे
खानेट ऑफ द गोल्डन होल। ये खानेट ऑफ द गोल्डन होल ये इसके डिसेंडेंट्स ने बनाया था। रशियन स्टेप्स जो थे उसका वो तो उनके हिस्से में पहले से ही चंगेज खान की तरफ से आ गए थे। दूसरा बेटा था चागताई। चागताई जो था इनिशियली उसको मिला था ट्रांसऑक्सियाना और पामीर माउंटेन की नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इसके सक्सेसर्स आए थे उन्होंने मतलब जो तुर्किस्तान जो आज हम जानते हैं कुछ हिस्से उसके अपने कंट्रोल में लिए। पर चागताई के लिए ख़ास ये था कि ये जो लोग थे ना इनको अर्बन लाइफ आप कह लो या सिटी लाइफ जो आप कह लो ये इसको ज़्यादा अपना नहीं सके। हालांकि जो जोची है, ओगुदेई है, तोलुई है, ये इन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ रहते रहते या उनको मतलब उन पे अपना उनके साथ जितने कांटेक्ट में आए तो उनका असर बाकी भाइयों पे दिखता है, उनके सक्सेसर्स पे दिखता है। पर चागताई के जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी देर तक ना बिल्कुल ही उनका अपना ट्राइबल लाइफस्टाइल रहा, ट्राइबल तरीके से रहे। वो ऐसे रहे कि एक कोई चागताई का ही मतलब जो दूसरा बेटा है चागताई उसी का कोई एक सक्सेसर था। उसको जब फंड्स रेज करने थे तो उसने शहर अपने ही शहर बुखारा और समरकंद पे जो उसके अपने ही कंट्रोल में थे, मतलब आप समझ लो अपने ही राज्य में, उसने इन 2 शहरों में मतलब तबाही मचा दी, उसमें रेड्स करवा दी जस्ट इसलिए कि उसको फंड्स रेज़ करने थे। तो ये जो मंगोली ट्रेडिशन था इनका फंड्स रेज़ करने का, ये चागताई मतलब दे वर सो इग्नोरेंट, मतलब वो उसने अब बहुत देर तक इन्होंने मतलब कायम रखा। और जो बाकी थे आप जैसे देखो तोलुई है, तोलुई के जो मतलब जो तोलुई के वंशज थे वो आप देखो कि कुबलई ने चाइना में और हुलेगु ने जाके ईरान में एक नई डिनेस्टी की स्थापना की। और वहाँ मतलब डिनेस्टी की स्थापना मतलब वहाँ की जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ उनके ऊपर रूल किया। अब जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ के ऊपर आप रूल कर रहे हो, प्रॉपर सिटीज़ के अगर आप एक तरीके से आपको बादशाहत हासिल हो गई, आप उसके रूलर बन गए हो, तो जाहिर सी बात है उन सेटल्ड कम्युनिटीज़ का कुछ तो असर आप पे आएगा। आप अपने मंगोल ट्रेडिशंस को थोड़ा छोड़ोगे और थोड़ा तो आप सिटी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करोगे। तो एज़ कम्पेयर टू आप कह लो बाकी जो 3 थे चागताईज़ का अ, उतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि उतना ज़्यादा मतलब इनका मतलब चेंज नहीं आया ज़्यादा, इनके जो तरीक़ों में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। और ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अपने ही जैसे आप समझ लो अपने ही देश में लूट-पाट मचा दी जस्ट फॉर रेज़िंग फंड्स, तो वो बड़ी अलग सी बात थी। अच्छा, और अगर हम तोलुई के बेटों की बात देखें तो ये मेन थे कुबलई और हुलेगु। आप देखेंगे ये मेन आते हैं हमारे हिस्ट्री में जब भी हम मंगोल्स की बात करते हैं तोलुई के वंशजों में। ये जो इल्खान डिनेस्टी है इसका जो इसमें इन्होंने हुलेगु ने डिनेस्टी बनाई, इलाका ये जो है ईरान का पर्शिया का अपने कब्जे में लिया। इसमें आप देखना एनसीईआरटी में स्पेशली एक ब्लू बॉक्स में गजन खान की एक स्पीच है जो एक इल्खानिद डिनेस्टी का ही रूलर है। और वो पहला वो रूलर है जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, जो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। आप ये देखिए कि जितने भी मंगोल के रूलर्स थे वो अलग अलग फेथ में भरोसा रखते थे। जैसे चिंगेज़ खान शमन में भरोसा रखता, शमन ही वॉज अ शमनिस्ट, वो एक शमन था। काफ़ी सारे मतलब बाद में अगर आप देखें तो इनके फेथ्स जैसे चेंज भी हुए, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी ये सब कुछ था। और इवेंचुअली इन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब इतने डिफरेंट फेथ होने के बावजूद भी रिलीजन की वजह से इन्होंने कभी भी अपने जो मतलब जिन लोगों को ये रूल करते थे, जो इनकी प्रजा अल्टीमेटली बने हैं, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे जिन पे इन्होंने कब्जा किया था, उन पे रूल करने में अपने फेथ में और जो नए इन लोगों में रूल करने के टाइम पे इन्होंने कभी भी ये भेदभाव नहीं रखा कि भाई हम अलग धर्म को मानते हैं तो तुम भी हमारे धर्म को मानो। जिनके ऊपर ये रूल करते थे उनको जो धर्म मानना है माने। उन्होंने कभी अपनी तरफ से ये नहीं इम्पोज किया कि भाई हम अगर ये हैं, अगर शमन है तो आप भी शमन बनो, हम बौद्ध हैं तो आप भी बौद्ध बनो, हम क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते तो आप भी करो। नहीं,
अल्टीमेटली यही सेटल हुए, इन्होंने ही अपने आप को मतलब अपने आप को सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ एडजस्ट किया और काफ़ी उन रिलीजियस फ्रीडम भी उनको दिया। और ये हम देखते हैं कि ख़ासियत है मंगोलों की कि वो एक तरफ तो शहर के शहर तबाह करते थे, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी उन्होंने लिबर्टी अपने सब्जेक्ट्स को या अपने सिटीजन्स पे वो रूल करते थे उनको दी थी। तो ये था हमारा चैप्टर नोमैडिक एम्पायर्स। अब मैं बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को कंक्लूड करती हूँ। हमें पता है इसमें एक रैपिड कुरियर सिस्टम जो मंगोल्स ने इस्टेब्लिश किया था ताकि कम्युनिकेशन एक एम्पायर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कम्युनिकेशन जो है हमारी इम्प्रूव हो सके। कुरियर सिस्टम जो इनका रैपिड डेवलप हुआ था, पोस्टल सिस्टम डेवलप हुआ था, वो सारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का ही एक पार्ट था। कॉमर्स हम जानते हैं, ट्रेड और कॉमर्स, ये लोग हालांकि खुद ये खाना बदोश थे पर ट्रेड और कॉमर्स को इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया। यासा नाम का एक इनका कोड ऑफ लॉ था जिसमें बेसिकली चंगेज़ खान ने काफ़ी सारी कस्टमरी प्रैक्टिस, मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे उसमें काफ़ी सारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस मंगोल्स की लिखी हुई हैं कि भाई एक मंगोल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपना जो बेसिक अपना जो क्या कहते हैं नोमैडिक स्टाइल है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक ये चीज़ थी। हालांकि इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया बट चंगेज़ खान ने ख़ास तौर पे इस चीज़ पे स्ट्रेस किया था कि हम कुछ किसी भी इलाके में चले जाएं, जैसे चाइना पे भी कब्जा कर ले, तो चंगेज़ खान ने एक तरह से वार्निंग दे रखी थी। उसमें यासा में अपने यासा जो टर्म YASA मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है पिछली स्लाइड्स में, उसमें ये बोला हुआ है कि भाई चाहे जितने मर्जी नए इलाकों में आप जाओ लेकिन अपना जो बेसिक मंगोलियन कस्टम है, मंगोलियन लाइफस्टाइल कस्टम है, उसको नहीं छोड़ना। अब उसके बाद आप अगला पॉइंट देखिए, कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन नोमैडिक एंड सेडेंटरी एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर ईज थ्रू 13th सेंचुरी, मतलब 13वीं शताब्दी तक आते आते काफ़ी हद तक जो मंगोल रूलर या जो मंगोल प्रिंस जिस इलाके में था वो उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट्स कर रहा था। मतलब अगर वो किसी सेटल्ड एरिया में रूल कर रहे थे जैसे कि पर्शिया में है या चाइना में है, तो वहाँ के जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, वहाँ का जो कल्चर है, जो लाइफस्टाइल है, उसको अडॉप्ट भी कर रहे थे। और उसका मतलब है कि जो आपका बेसिक नोमैडिक तरीका था रहने का, जिसके लिए चंगेज़ खान ने वार्निंग दी थी, उसे आप धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, हमारे जो जैसे चंगेज़ खान के 4 बेटों में कॉमन मतलब बेटों में ये इलाके बटे थे बट स्टिल जो क्वारलताई थी, एक कॉमन इनकी असेंबली होती थी, जो क्वारलताई जो हमने टर्म देखी है वो जो होती थी उसमें सारे इकट्ठे होते थे, पूरी प्लानिंग इकट्ठे होती थी। वो जो चीज़ थी कि हाँ ये 4 हिस्से होने के बावजूद भी इकट्ठे हैं, वो चीज़ धीरे धीरे इनके वंशजों के साथ आते आते डिसअपियर होने लगी। सब अपना इंडिपेंडेंट जैसे एरियाज़ हैं। एक टर्म आप पढ़ोगे उलूस, ULUS, ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं किया बट धीरे धीरे जो ये टर्म थी इसके भी मायने चेंज हुए। इसका मतलब उभर के आया टेरिटरी, मतलब हर एक प्रिंस की, हर एक चंगेज़ खान के हर एक बेटे की अपनी एक टेरिटरी मार्क हो गई, जो इनके वंशजों ने अपनी मतलब ये सोचा कि हाँ ये अब हमारी टेरिटरी है, अब इसको एक्सपैंड करना है। तो ये जो चीज़ थी जिसमें इंडिपेंडेंस जो आ रही थी इन लोगों में, जो इनके वंशजों में, वो आपको 13th सेंचुरी के मिड में ही देखने को मिलती है। मंगोल्स से हमें बहुत ऐसा नहीं है। अब मैं कंक्लूड करते हुए बस इतना कहूँगी कि मंगोल्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक मतलब खाना बदोश ग्रुप ही था, नहीं, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। बहुत लंबा इनका बहुत चंगेज़ खान ने बहुत बड़ा इलाका कंकर करके एक प्रॉपर एम्पायर बनाया जो मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था किसी खाना बदोश के लिए कर पाना शायद उस वक्त में। और बहुत ही अच्छे मतलब और रिच इलाके इसने कंकर करके अपने सक्सेसर्स को दिए। बहुत इसने अपने मतलब ट्राइब्स को जो बहुत ही अलग अलग थे उनको यूनाइट किया। बहुत सारी अचीवमेंट्स इसकी थी जो हमने पूरे एक तरीके से चैप्टर में इन चारों वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं काफ़ी डिटेल में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आंसर करूँगी। और आज की इस वीडियो के साथ ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। मैं अगले ही टॉपिक के साथ बहुत जल्द नया वीडियो अपलोड करूँगी। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
और जल्द मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जो कि होगा 11th स्टैंडर्ड का ही। थैंक यू।